नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। जी हां, वो बड़ी खबर जिसका हर किसी को इंतजार था, वो बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। जी हां, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे मोहन यादव। अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो होंगे मध्य प्रदेश के मुखिया, यानी कि पहले कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन अब कैबिनेट के मुखिया होंगे और उनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहां पर जिस तरह से कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम होंगे तो कितने डिप्टी सीएम होंगे, और जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको केंद्र से लेकर लाया गया था यहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाने के लिए, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, या यहां पर दूसरे बड़े नेता और रिति पाठक हो, जो कि कई सांसदों को उतारा गया था, कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था, आखिर उनका क्या होगा? उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? तमाम नामों पर चर्चा चल रही थी और इसको लेकर यहां पर कई कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन वो नाम सामने आया मध्य प्रदेश में जिनके नाम को लेकर चर्चा नहीं चल रही थी। और अक्सर कहा जाता है बीजेपी बड़े चौंकाने वाले फैसले लेती है और एक्सपेरिमेंट भी करती है, तो यहां पर बीजेपी ने बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। यहां पर मोहन यादव, जो कि पिछली शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनको अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया। मध्य प्रदेश सरकार में बड़ा पद उनको मिला है, अब मुख्यमंत्री उनको बनाया गया है। बाकी औपचारिकता बाकी है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद अपनी ऑफिशियल तौर पर वो पद संभालेंगे। लेकिन जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही थी उन नामों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, मोहन यादव का नाम सामने आया। अगर मोहन यादव की बात कर ले तो बड़े ओबीसी चेहरा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जो भी नाम होगा वो ओबीसी चेहरा ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वहां पर एक आदिवासी समाज से एक बड़े नेता को वहां पर मौका दिया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक सबका साथ सबका विकास की बात जो करती है बीजेपी, उसको साधने को लेकर यहां पर प्रयास किया जाएगा। यह माना जा रहा था कि ओबीसी कोई चेहरा हो सकता है, जिसमें प्रहलाद पटेल का नाम सबसे पहले आ रहा था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार कई सालों से मुख्यमंत्री थे। अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, अगर उनके बदले किसी और को बनाया जाएगा, तो प्रहलाद सिंह पटेल का नाम सामने आ रहा था। लेकिन चौंकाने वाला फैसला लिया यहां पर नेतृत्व ने, विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद यहां पर नाम सामने आया मोहन यादव, जो कि ओबीसी चेहरा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर बात कर लें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उज्जैन के नगर मंत्री रहे 1984 को, 1986 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। तो वहीं अगर 1988 की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं। 1989 से 90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बने हैं। 1991 से 92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह रहे हैं। 1997 की बात कर लें तो भाजयुमो प्रदेश समिति में रहे हैं। तो वहीं 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य रहे। 2004 से 2010 के बीच वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। तो 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं। तो 2011-13 की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार 2013 में वो विधायक बने हैं। तो तकरीबन 10 साल के गैप में ही उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि 2013 में पहली बार विधायक बने और 2023 में मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। वो औपचारिकता बाकी है, बस शपथ ग्रहण लेना बाकी है, लेकिन विधायक दल में उनका नाम फाइनल हो चुका है। और साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बने, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। तो अगर देखें यहां पर एक जातिगत समीकरण में बिठाने की कोशिश की गई है। जगदीश देवड़ा जो कि ऐसी समाज से आते हैं, राजेंद्र शुक्ल सवर्ण समाज से आते हैं, और ओबीसी चेहरा मोहन यादव। यहां पर एक जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है। तो सबका साथ सबका विकास की जो बीजेपी बात करती है वो भी यहां पर बिठाने की कोशिश की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा नाम है, उनका भी नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको जिम्मेदारी दी गई विधानसभा अध्यक्ष की। और लगातार इसको लेकर चर्चा कई दिनों से चल भी रही है और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, क्योंकि अब वो नाम सामने आ चुका। हमारे साथ हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। श्रीवास्तव सर, कई नाम सामने थे, लेकिन उन नामों में से मोहन यादव का नाम सामने निकल कर आया, और बल्कि इनका नाम तो लिस्ट में था भी नहीं। आपको कैसा लगता है, क्या रणनीति थी और किस रणनीति के तहत इनका नाम सामने आया है? देखिए भागीरथ जी, लिस्ट में नाम होने थे, लिस्ट में नाम मीडिया ने बनाया था कि ये लोग हैं,
जिस तरह से पिछली बार मतलब चुनाव के अंदर में एक तरह से जो बड़े बड़े मंत्री सांसद सबको उतारा गया था, तो एक कयास लगाया जा रहा था कि इन्हीं लोगों में से कोई नाम होंगे जो सीएम चेहरा होंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी बात है जहां तक मोहन यादव के बारे में, पिछली बार जब ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले टर्म में अगर कोई चेहरा रिप्लेस करती थी करे तो उसमें मोहन यादव का नाम चल रहा था। मतलब अक्सर कयास लगाया जाता कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में इस तरह से। लेकिन एक चीज़ और आप देखने की कोशिश करें, एक तो मोहन यादव के बारे में आप समझिए कि ये विशुद्ध रूप से आरएसएस के एक तो कार्यकर्ता से लेके सारे संगठन में भी रहे हैं और इनकी एक पहली पसंद भी थी आरएसएस की। तो हमें लगता है कि एक तो ये रहा होगा। दूसरी बात है कि ओबीसी, देखिए छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि आदिवासी मुख्यमंत्री दिए, यहाँ पर ओबीसी चेहरा आना तय था और ये कयास पहले से लगाया जाता। जब तक कि जितने भी बड़े नामों की हम चर्चा कर रहे हैं जो इस रेस में शामिल हैं, लगातार सारे देश का मीडिया भी दिखा रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं कि इन्हीं में से कोई न कोई चेहरा होना चाहिए। क्योंकि देखिए मीडिया का काम है संभावना जताना कौन हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है और शायद ये इसी वजह से आपने देखा होगा कि बिल्कुल सर, आपको रुकना चाहूंगा। इस वक्त वीडी शर्मा कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनाते हैं। जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए, और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। कोई प्रश्न नहीं। अरे अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिनके अथक परिश्रम से ये अद्वितीय दिन आवाज आया था। ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं मान की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। संबोधन भी सुना कि नाम का ऐलान होने के बाद मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सभी को धन्यवाद दिया, जो केंद्रीय नेतृत्व उनका धन्यवाद दिया, जो प्रदेश के जो बड़े सीनियर नेता उनका भी धन्यवाद दिया और बाकी जो औपचारिकता के लिए अब गवर्नर हाउस जाएंगे जिस तरह से वीडी शर्मा ने कहा। लेकिन गुंजन चौकसी जी, क्योंकि हमारे साथ बाकी जो दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। आपसे मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन चौकसी जी, देखिए बाकी सब लोग तो वाकई चौंक गए हैं, मुझे लगता है शायद आप भी थोड़े चौंके होंगे, लेकिन कैसे जिनके नामों के ऊपर चर्चा चल रही थी वो नाम के इतर एक दूसरा नाम सामने आया, क्या इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और यही भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टी से अलग रखती है। ये लोकतंत्र की ताकत है। आप देखिए, ये जो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी नहीं कहा जाता है। यहाँ पर हर एक निर्णय कार्य प्रणाली के तहत लिए जाते हैं, नीति रणनीति के तहत लिए जाते हैं, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं और जो वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है वही नाम सबके सामने आता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि एक पार्टी सिर्फ एक गांधी परिवार चला रहा है, सोनिया गांधी जी चला रही हैं, राहुल गांधी जी चला रहे हैं, या मध्य प्रदेश की बात करूं तो छिंदवाड़ा में अलग नकुलनाथ जी चला रहे हैं। ये वो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठित परिवार है। बस हम इतना आश्वासन दे सकते हैं, जो मुख्यमंत्री नाम आपके और हमारे सामने आए हैं, ये संवेदनशील है, ये समृद्ध है, ये जनता का सेवा भाव इनके मन में है और पूरी परिवार रूप में सामाजिक तरीके से ये जनता की सेवा और विकास का कार्य निरंतर आगे करते रहेंगे। जिस तरह 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकास कर रही है और एक मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है, उसी तरह आगे भी नए मुख्यमंत्री हम सबके लिए इसी तरीके से आगे कार्य करते रहेंगे। जनता के विकास कार्य में कहीं कोई पीछे नहीं होंगे और जो आज नंबर 3 पे मध्य प्रदेश को लेकर आए हैं 20 वर्षों में हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो ये नई सरकार है, ये प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाएगी पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, तो तमाम जिस तरह से हैं वो वादे, क्योंकि बड़ा चैलेंज होगा, अब नाम का ऐलान हो गया और उसको पूरा करना जो वादे जनता से किए हैं। संजय शर्मा जी, विपक्ष के नेता के, विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के नाते क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि आप लोग भी लगातार कयास लगा रहे होंगे कि जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें से कौन नाम सबसे आगे और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि आखिरकार आप लोगों को जो आरोप प्रत्यारोप करना है वो तो सरकार के मुखिया पर करना ही होता है आपको। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित होने के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मध्य प्रदेश के जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे
साथ ही ये भी बता दो कि भारतीय जनता पार्टी के 7 केंद्रीय मंत्री और एक महासचिव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सभी को आश्चर्यचकित किया अपने फैसले से। यह भारतीय जनता पार्टी का अपनी एक उनकी वो जो व्यवस्था है, जो उस अनुसार उन्होंने मोहन यादव जी का चयन करा। मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर से दूसरी बार ये मुख्यमंत्री मिल रहा है। कांग्रेस ने प्रकाश चंद्र जी सेठी को मुख्यमंत्री बनाया था, जो कि उज्जैन के ही निवासी थे और उज्जैन से ही वो निर्वाचित हुए थे। महू और उज्जैन 2 जगह से चुने गए थे और उन्होंने महू से इस्तीफा देकर उज्जैन विधानसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करा था। ये उज्जैन के महाकाल की नगरी को यह दूसरी बार सौभाग्य मिला है। कांग्रेस पूर्व में प्रकाश चंद्र जी सेठी को बना चुकी है। हम उम्मीद ये करेंगे मोहन यादव जी से कि वो जबकि शपथ के बाद में मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे और विशेष करके जो निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पिछले चुनाव के पूर्व 3 महीने में नारियल जेब में रखकर जितने भी भूमि पूजन करे हैं, जितने भी चूने की लाइन डाली है, जितनी भी जगह गेटियां चलाई है, जितनी भी जनता से वादे करे हैं, जनता को जो सब्ज बाग दिखाया या भरोसा दिलाया है या बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, जो लाखों करोड़ों रुपए में है, वो उस पर सबकी सूची लेकर उन पर तत्काल कार्य शुरू कर जनता के विश्वास पर खरे उतरे, यही हम उम्मीद रखेंगे। और अभी शपथ के बाद में कांग्रेस जो एक सकारात्मक भूमिका में रहेगी, विपक्ष की भूमिका में रहेगी, जनता की आवाज बन के रहेगी। जहां पे भी मध्य प्रदेश के हित में जो सकारात्मक फैसले होंगे, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित में जो है सरकार को एक जो सकारात्मक सहयोग देगी और जहां पर सरकार के द्वारा जनता के साथ अनदेखी की जाएगी या अपने वादों से मुकरा जाएगा, वहां सजग प्रहरी के रूप में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में सामने खड़ी मिलेगी। बिल्कुल, विपक्ष की जिम्मेदारी होना भी चाहिए ताकि सरकार के कामों पर नजर रखे। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, कई बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री रेस को लेकर, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार बीजेपी ने चौंकाया। बीजेपी अक्सर चौंकाती है, फिर से बीजेपी ने इसको चौंका दिया। यहाँ पर आप कैसे देखते हैं इस रणनीति को और इस फैसले को? देखिए, 2024 का चुनाव सर के ऊपर है और 2024 के चुनाव को देखते हुए सारी रणनीति बनाई गई है। अब वो कितनी कारगर रहेगी एक तो वक्त बताएगा। अभी मैं सुन रहा था कि वो तो नेहरू परिवार की पार्टी है, तो बीजेपी भी अमित शाह और मोदी जी की पार्टी है। जो जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, जिसको चाहें। देखिए, इसके फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। इतने कद्दावर नेता हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जो लोग केंद्र में मंत्री थे, उनको आपने एमएलए लड़वा दिया। ठीक है, वो इच्छा से, बिना इच्छा से एमएलए का चुनाव लड़ गए, जीत गए, तो उनकी भी अपनी उम्मीद होती है और जब उम्मीद टूटती है तो मैं समझता हूं कि वो फिर कहीं ना कहीं जो नेता है वो हतोत्साहित होता है। अब मान लीजिए पुराने नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान है या नरेंद्र सिंह तोमर हैं या कैलाश विजयवर्गीय, जो नेता हैं ये राजनीति नहीं करेंगे, शांत बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, ये टांग खिंचाई करेंगे। और दूसरा, 2024 के चुनाव में ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है कि जब ये लोग जमीन पर काम नहीं करेंगे, अभी मध्य प्रदेश में वापसी की बात करें तो लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने चलाई और जिसका जो गुणगान किया, उसका परिणाम हम सबके सामने है। जब आप इस तरह के फैसले लेंगे तो कई बार ये होता है कि भाई ये तो दिख रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को किनारे करना है, किस तरीके से करना है वो चुनाव के दरमियान दिख गया था। उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया, मंच पर भी उन्हें पीछे रखा गया। जब लाडली बहना योजना का असर जमीन पर दिखने लगा और पता लगा कि भाई जबरदस्त कमाल कर सकती है, तब उनको मंच पर थोड़ी तवज्जो मिली। तो देखिए, ये सब चीजें हर ठीक है, बिल्कुल। आरबी उपाध्याय, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा इस वक्त। बड़ी खबर बता दूं, हालांकि औपचारिकता भी पूरी होनी चाहिए। यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये औपचारिकता थी, इसको पूर्ण भी करना था। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर अपना इस्तीफा सौंपते हुए शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। अब मोहन यादव होंगे नए मुख्यमंत्री और उसके बाद जो औपचारिकता थी उसको पूर्ण करनी थी। अब शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और शपथ ग्रहण समारोह होगा जहां पर मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दिया था। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रीवास्तव सर, देखिए ये तो औपचारिकता है, ये तो वाकई ये तो पूरी होनी है, लेकिन जिस तरह से तमाम हम देख रहे थे कुछ दिनों से, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में लिखा सभी को राम राम, तो फिर उसके बाद ये भी कहा कि नहीं मैंने राजनीति से राम राम नहीं कहा है। इसके पहले प्रहलाद पटेल का शिवराज सिंह चौहान से मिलना, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का शिवराज सिंह चौहान से मिलना, तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान जी को पहले पता चल गया था कि कम से कम वो तो नहीं मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्योंकि इस तरह के नाम क्या आपको लगता है कि वाकई आज ही डिसाइड हुए होंगे, या फिर जिस दिन से बीजेपी ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई होगी, यहाँ पर बीजेपी जीती होगी, उसके बाद ये नाम पहले से तय हो गए होंगे और बाकी औपचारिकताएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही होंगी? नहीं, देखिए जहाँ तक अभी देखा हमने कि पहले एक तरह से जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के पहले सीएम फेस नहीं बनाया और थोड़ा बैकफुट पर रखा और सीधा जो है कमान प्रधानमंत्री जी के हाथ में थी। और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो ठीक है, उस नारे के तहत आपने पोस्टर, बैनर, तमाम कैंपेन देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द घूम रहा था। हालांकि लाडली बहना जिस तरह से कमाल करते हुए दिखी और एक बड़ा वोट परसेंटेज, सीधे पिछले चुनाव से लगभग 7 या 8%, 7% वोट ज़्यादा मिला। तो ये इसके कारण ये है कि महिलाओं का एक रुझान भी था निश्चित रूप से। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बीच बीच में उसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने इंडिकेशन दे दिया था, इसके बाद भी, जैसे अभी बाद में ट्विटर पर राम राम जैसे लिखा, तो सब लोग कयास लगाने लगे थे। लेकिन इसके अलावा जो बड़े दिग्गजों के नाम आ रहे थे कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, हम लोग कयास लगा रहे थे, पूरा देश का मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम पर ये सारे 4-5 नाम चल रहे थे, लेकिन उससे इतर ये नाम चला। तो हमको लगता है कि ये तैयारी ऐसे नहीं है कि अचानक आज ही नाम डिक्लेयर हो गया, निश्चित रूप से तैयारी रही होगी और पूरे समीकरण साधने रहे होंगे कि किस तरह से सारे समाज को या ओबीसी चेहरा किस तरह से सामने लाया जाए। और उसमें लगता है मोहन यादव सबसे मतलब उचित प्रतीत हुए होंगे। और ये ऊपर इनका हाई कमान या जो कहिए कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति का एक हिस्सा है। आपने सीजी को देखा, छत्तीसगढ़ को देखा, वहाँ पर जिस तरह से बनाया गया, और आज यहाँ पर, तो ये पहले से कयास है कोई चेहरा ओबीसी हो सकता है। अब प्रहलाद पटेल का नाम ऊपर था, लेकिन मोहन यादव को जिस तरह से लाया, तो चौंकाने वाली बात तो नहीं कह सकते, लेकिन एक उनकी स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी के तहत ही उन्होंने काम किया। बिल्कुल, हालांकि स्वदेश न्यूज ने एजुकेशन कॉन्क्लेव किया था, उसमें हमने प्रमुख तौर पर मोहन यादव को बुलाया था और वहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर आए थे। और उस वक्त से हमने देखा था यहाँ पर, देखिए मुझे लगता है शायद 1-2 साल हुए हैं और अब वो जर्नी यहाँ पर मुख्यमंत्री की जर्नी में तब्दील हो गई। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने संगठन का पिछले सालों में काम किया, खास करके अखिलवादी विद्यार्थी परिषद या संघ से जुड़े रहे लगातार, तो उनकी दावेदारी ऐसा नहीं कि कोई अचानक है, मजबूत दावेदारी थी। लेकिन जहां इतने बड़े बड़े कद्दावर नाम थे, वहां पर थोड़ा सा ये जरूर समझा जा सकता था कि मोहन यादव जी का नाम कैसे आया। लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने बड़ा लंबा सफर राजनीतिक तय किया और जिस तरह से छात्र राजनीति से लेकर के और बाद में चल के देखिए उनको बड़ी जिम्मेदारी भी संघ की मिली हुई थी उज्जैन में। और एक चीज़ अभी हमारे कांग्रेस पत्र बिल्कुल आप देखिए आज़ादी के बाद से ये दूसरे मालवा जो है मालवांचल के मतलब उज्जैन इंदौर संभाग के ये दूसरे मुख्यमंत्री होंगे। इसके पहले पीसी सेठी थे, तो पीसी सेठी के बाद एक तरह से जो नाम दिया, तो पूरा उस अंचल का जो पहले लगाया जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, लेकिन उनकी जगह पर मोहन यादव को देना मतलब उस पूरे अंचल में एक तरह से दोबारा उसको मौका मिला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ब्रेकिंग हमने दिखाई अभी कुछ देर पहले, जहां पर तस्वीर भी हमने दिखाई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब उज्जैन दक्षिण से जो विधायक मोहन यादव वो मुख्यमंत्री होंगे अब मध्य प्रदेश के। गुंजन चौकसी जी, जिस तरह से आप लोग की रणनीति थी यहाँ पर चुनाव में, आप लोग ने कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, अगर यहीं के किसी मंत्री को, क्योंकि मोहन यादव यहाँ पर पहले शिवराज कैबिनेट में मंत्री थे, अगर यहीं के किसी मंत्री को, यहीं के किसी नेता को अगर मुख्यमंत्री बनाना था, तो फिर जो सवाल यहाँ पर उठता, मुझे लगता है जनता भी करेगी, विपक्ष भी करेगी, तो सांसदों को यहाँ पर क्यों लेकर आए थे, यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री क्यों लेकर आए थे? क्या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी? और ये रणनीति में सफल हुई, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी सफल हुई है और अच्छे खासे प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनी। लेकिन क्या सिर्फ वो प्रचंड बहुमत की तरफ था? पहले से तय था कि उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और अब क्या उनको वापस केंद्र में वापस भेजा जाएगा? ये भी सवाल जरूर उठेगा।
देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। कैसे वो एक कार्य प्रणाली के तहत ही अपनी नीति, रणनीति और विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसले लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका एक उद्देश्य है और जिसका एक सूत्र है। वो सूत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो हर एक कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता हो या कोई वरिष्ठ मंत्री, सबको एक समान प्यार, आदर, सम्मान दिया गया है और दायित्व भी एक समान दिया गया और सभी अपने अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा इस चुनाव की अगर मैं बात करूं तो चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश, सबको जो दायित्व दिया है उन्होंने बखूबी इस दायित्व को निभाया है और सर्वसम्मति से सारे फैसले लिए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। यहाँ पर कोई भी तितर बितर की राजनीति नहीं करता, यहाँ कोई सत्ता लोभी नहीं है, यहाँ कोई कुर्सी लोभी नहीं है। सब एक ही उद्देश्य से आए हैं, वो उद्देश्य है जनता की सेवा, वो उद्देश्य है जनता का विकास। और यही एक वजह है कि आपने देखा किस तरह तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है जो जनता ने दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, और यही भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता को वापस करेगी। जिस तरीके के नाम का ऐलान हुआ, आपने देखा कि अगर आपने मेरे से सवाल किया कि केंद्र से क्यों बुलाना पड़ा, तो देखिए ये नीति है। कोई भी चुनाव को जीतने के लिए या चुनाव को लड़ने के लिए एक नीति बनती है। ये फैसला, निर्णय सबकी सहमति से लिया गया था और सबने अपना अपना बखूबी दायित्व निभाया है और प्रचंड बहुमत से आपने देखा जिस तरह मध्य प्रदेश ने सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 18 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, जो डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य किए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो विकास की राशि मध्य प्रदेश को मात्र 12,000 लाख करोड़ रुपए मिलती थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पद पर आए तो मध्य प्रदेश को विकास की जो राशि है वो 1.25 लाख करोड़ के आसपास मिलती है। अब आप समझे फर्क। यही वो वजह है कि किस तरह केंद्र और प्रदेश ने मिलकर, यहाँ के हर एक कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ जिसको जो दायित्व दिया है उसे पूरी ईमानदारी से, पूरे सेवा भाव से निभाया है। और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश का हर एक क्षेत्र, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात कर ले, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, हम किसान कल्याण की बात कर ले, हम गरीब कल्याण की बात कर ले, हम महिलाओं की बात कर लें, हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग विकसित हुआ है, विकास हुआ है, उनका उत्थान हुआ है। मैं मध्य प्रदेश की अगर महिलाओं की बात करूं तो मध्य प्रदेश की महिला सशक्त है, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर है। आप देखिए लाडली बहना की अगर हम बात करें, ये लाडली बहना से आज मध्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है। लेकिन मैं याद दिला दूं, लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू की थी। आज 2023 तक उस योजना के तहत 45 लाख से ऊपर बच्चों को लाभ मिला है, 13 लाख से ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। ऐसी कई अनगिनत योजनाएं हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लूं तो 40 लाख से ऊपर गरीबों को उनका पक्का मकान मिला है। ये सारी योजनाएं तो हैं और आप कह रहे हैं सबका लाभ मिला, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्यों शिवराज सिंह चौहान को बदलना पड़ा? और अपने का रणनीति के तहत बाकी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लेकर आए थे। बिल्कुल उसका फायदा तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बाकी अब उनकी राजनीति का क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और अब जो जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है वो जिम्मेदारी कैसे पूर्ण करेंगे, इस पर भी नजर रहेगी, विपक्ष की भी नजर रहेगी, मीडिया के ऊपर नजर रहेगी। संजय शर्मा जी, आप लोग ने तो तैयार बैठे होंगे कि जैसे नाम फाइनल होगा, क्योंकि आपको पता था किस किस नाम पर चर्चा चल रही है, तो इस तरह से हमें घेरना है, इस तरह से हमें घेरना है। तो मुझे लगा शायद आप लोग भी अभी चौंक गए, आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम मोहन यादव को लेकर घेरे। इसलिए आप बधाई दे रहे थे, आप उम्मीद कर रहे थे कि जो जिम्मेदारी जनता ने इनको दी वो जिम्मेदारी को पूरा करें। मोहन यादव जी का को लेकर मैं कहूंगा कि अभी उनका शपथ लेना चयन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती है, ये देश और प्रदेश सब देख रहा है कि एक परिवार चलाता है, एक करता वो करता। कांग्रेस में विधायक दल की बैठक होती है, फैसला होता है, सर्वसम्मति से फैसले का प्रस्ताव पास होता है, पर्यवेक्षक आते हैं, चर्चा करते हैं, फिर हाईकमान चर्चा करता होता है। यहाँ पर तो चिट्ठी आई, चिट्ठी खुल गई और नाम खुल गया। ये सबसे बड़ा आज जैसे देखा कि यहाँ पर सिर्फ 2 व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इनकी भाजपा रह गई है। जो ऊपर से इन 2 के जो फैसला आ रहे हैं वो हो रहे हैं, ये देश भी देख रहा है। और ये जो सत्ता का सेमीफाइनल जो बताया जा रहा था, उस सेमीफाइनल के अंदर जो निर्णय हो रहे हैं ये भी देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे अधिकार और विधायकों से बगैर कोई व्यक्तिगत वन सलाह मशवरा के
और इस तरह के फैसले जो ले रही है ये जनता देख रही है। रहा सवाल शिवराज सिंह जी चौहान का, उनके द्वारा तमाम प्रयास किए गए चुनाव परिणाम के पूर्व से चुनाव परिणाम के बाद तक लाडली बहना को हथियार बनाकर किसी भी तरह से पुनः सत्ता की कुर्सी पर जाने के, शायद वो उसमें सफल रहे। चुनाव परिणाम के बाद वो दिल्ली न जाते हुए छिंदवाड़ा गए, राघवगढ़ गए, लाडली बहनाओं के बीच में तमाम फोटो सेशन कराए, लाडली बहनाओं से सब बात कही। चुनाव के पूर्व, वोटिंग के पूर्व उन्होंने कहा कि अगर मैं गया तो बहुत याद आऊंगा। तरह तरह के भावनात्मक जो भी उन्होंने दावपेच राजनीतिक रूप से जो चले जाते हैं, जो अभी अपनी स्वयं की भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान के सामने अपने आप को प्रमाणित करने के तमाम प्रयास किए, परंतु चुनाव परिणाम के बाद में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने जीत का श्रेय जहां पूरी भाजपा या भाजपा के कई नेता या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लाडली बहना को दे रहे थे, तो और वहीं पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लाडली बहना नहीं थी, यह जीत जो है मोदी जी की जीत है, मोदी मैजिक है। यह भारतीय जनता पार्टी में आपसी विरोधाभास और आपसी जो खींचतान है, और जो पद के लिए जिन लोगों को केंद्रीय मंत्री से के पद से इस्तीफा देकर, संसद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़ना आना पड़ा, उसमें एक तो असफल भी हुए, जो सफल हुए वो आज वो विधायक बन के रह गए ना। वो अब वो जो भी मंत्रिमंडल में क्या स्थान मिलेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। आज वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आज उससे वो वंचित हुए। यह सब जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का ये परिणाम दिख रहा है, जो कि आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। रहा सवाल मोहन यादव जी को, तो मैं आपको एक याद दिला देता हूं कि सिंहस्थ की भूमि में अपनी भूमि को, कृषि भूमि को मुक्त कराने का आरोप का जो कैबिनेट बैठक में मोहन यादव जी ने करा था, उसका संपूर्ण उज्जैन की जनता ने सड़क पर उतरकर विरोध करा था। और तत्कालीन सरकार और खुद कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी मोहन यादव जी उनको वापस उस फैसलों को बदलकर अपनी जमीन को मेला क्षेत्र में शामिल करना पड़ी थी। ये जो अभी बहुत पुराना मामला नहीं है, ये 6-8 महीना एक पुराना ही मामला है, जो मोहन यादव जी ने अपनी स्वयं की कृषि भूमि को मेला क्षेत्र से मुक्त कर लिया था कैबिनेट की बैठक में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि मैं कह रहा था कि शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपने पहले से तैयार कर लिया है कि किस तरह से हमें घेरना है, क्योंकि अब मोहन यादव का नाम सामने आ गया। लेकिन आरवी उपाध्याय जी, जिस तरह से संजय शर्मा जी विरोधाभास की बात कर रहे थे, गुटबाजी की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे बड़े नेता हैं यहाँ पर जिनके ऊपर कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम सामने चल रहा था, उनके बीच में मोहन यादव का नाम सामने आया। तो क्या गुटबाजी को खत्म करने के लिए या इस तरह की कोई संभावना ना बने या कोई विरोधाभास ना हो, इसलिए एक ऐसे नाम को यहाँ पर फाइनल किया गया जो कि एक जाति का समीकरण तो बिठाते ही है, लेकिन यहां पर किसी तरह का विरोधाभास नहीं हो, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बीच में गुटबाजी नहीं हो, या फिर किसी तरह का नकारात्मक माहौल नहीं बने, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने, इसलिए एक ऐसा नाम फाइनल किया गया जिसको लेकर किसी को समस्या नहीं हो, या फिर कम से कम अगर नाराज नहीं हो, क्योंकि अगर दूसरे को किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता और जो खुद सोच रहा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कुछ नाराजगी सामने आती, तो कुछ नाराजगी को यहां पर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, या क्या इसके पीछे और आपको रणनीति लग रही है? देखिए, कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना। एमएलए के बाद सबकी ख्वाहिश होती है कि वो मुख्यमंत्री बने और मंत्री बने, और वो नाजायज भी नहीं है। जब राजनीतिक जीवन है तो राजनीतिक जीवन में हर आदमी चाहता है उसका प्रमोशन हो, और जिसका डिमोशन हो जाता है आप सोचते हैं वो शांत रहेगा या उसके मन में कोई टीस नहीं है, वो जाहिर करे या न करे, लेकिन उसके मन में टीस जरूर रहती है और ये टीस रहेगी। अब इसका 2024 में सुपरिणाम आएगा या दुष्परिणाम आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उतनी मेहनत के साथ ये चेहरे काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो। और बिल्कुल देखिए, एक वर्चस्व ना हो जाए, कोई भी नेता का कद इतना बड़ा ना हो जाए कि वो अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व से बड़ा समझने लगे। इसलिए समय समय पर इस तरह के प्रयोग बीजेपी द्वारा किए जाते रहे। हरियाणा में जैसे भी खट्टर को सामने लाया गया, कोई उम्मीद नहीं करता था, किसी ने नाम नहीं, तो हर फैसला बीजेपी का चौंकाता है। मध्य प्रदेश में भी एक चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जो मुख्यमंत्री बने हैं उन मुख्यमंत्री को, और उनकी जो मोहन यादव का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं।
एक तरफ कद्दावर चेहरे हैं, वो अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, एक तरफ मोहन यादव जी अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। तो एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को मशक्कत करनी होगी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, गुटबाजी देखिए, हर पार्टी में गुटबाजी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं इसमें गुटबाजी ना हो। बीजेपी भी उससे अछूती नहीं है। जो छत्रप हैं उनके अपने फॉलोअर होते हैं, उनका अपना गुट होता है और वो गुट उनके लिए समर्पित होता है। ये नहीं है कि मोहन यादव जी का गुट नहीं होगा, मोहन यादव जी का गुट नहीं होगा, उनको भी जो उनके फॉलोअर हैं वो उनके लिए समर्पित होंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन फिर यही कहूंगा कि कोई निरंकुश ना हो जाए, किसी का कद इतना बड़ा ना हो जाए कि वो पार्टी आला कमान को दरकिनार करने लगे। बहुत सारी चीजों को सोच समझकर काम किया जाता है और 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। जातीय समीकरण देखिए यथार्थ है, इसे नकारा नहीं जाता। हम बात तो करते हैं विकास की योजनाओं की, लेकिन टिकट बंटवारे से शुरू हो जाता है। जिस जाति का जितना प्रभुत्व है इस क्षेत्र में उसी को टिकट दिया जाता है और जनता भी जाति के नाम पर वोट करती है, इसे भी नहीं नकारा जा सकता। तो राज्य में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण समीकरण है और जो कयास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल, ये तो सबको उम्मीद थी चौंकाने वाला फैसला होगा, लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को लाया गया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं ओबीसी चेहरे को भी तवज्जो दी जाएगी। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे चेहरे ओबीसी रहे, कोई पहला चेहरा नहीं है, लेकिन क्योंकि यादव नाम जुड़ा हुआ है, अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता ही अपने आप को यादवों का नेता समझते थे, तो उसमें भी कहीं प्रभाव मैं समझता हूं देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिक्र किया यादव समाज का। तो श्रीवास्तव सर, क्या उत्तर प्रदेश, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और जिस तरह से उपाध्यक्ष जी ने कहा अगर यादव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है, क्या उसको भी एक तरह से भेदने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? ये भी इस, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर आप सारी तैयारी होंगी, तो क्या यहाँ पर अगर एक चेहरा यहाँ पर यादव समाज की तरफ से दिया गया है जो कि ओबीसी समाज के आते हैं, तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा? और डिप्टी सीएम की अगर बात करें, जातिगत समीकरण यहाँ पर बिठाने की कोशिश की गई है। राजेंद्र शुक्ल जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, जगदीश तिवड़ा जो कि ऐसी समाज से आते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ये दो सवाल मेरे आपसे। नहीं, देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, हमको लगता नहीं कि यहाँ पर किसी यादव चेहरा दे दिए तो वहाँ पर जाके असर करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ भी ओबीसी एक बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में, और उसमें अगर आपने देखा होगा कि मोहन यादव को लाया गया है तो निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि जिस तरह से जाति जनगणना का मामला उठ रहा था और ओबीसी जातियों की बात चल रही थी, उसकी एक कार्ड भी हो सकती, जो विपक्ष की तरफ से एक घोषणा की गई थी कि आने वाले समय में हम जाति जनगणना कराएंगे अगर हमारी सरकार आई तो। चलिए, उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि ये काम उन्होंने पूरा किया। दूसरी बात है, आपने देखिए कि संतुलन किस तरह से बनाया, बिंद से बनाया, फिर इसके बाद इधर, तो पूरे सिस्टम को जो आपने कहा ना कि जातियों को इस तरह से कि नहीं नकारा जा सकता है किसी भी चुनाव में। जिस तरह से आजकल ये हो गया कि हम कोई जाति नहीं मानते, ऐसा नहीं है। हमेशा देखिए उत्तर प्रदेश में जब ओबीसी की बात होती तो यादव एक बड़ी जाति है जिसका एक चेहरा जो प्रमुख चेहरा मुलायम सिंह, उसके बाद अब अखिलेश यादव हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ओबीसी चेहरा एक तरह से शिवराज सिंह चौहान थे और उसके बाद जो है इनको बनाया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये इसका 2024 के चुनाव में कितना असर पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के लिए एक जाति समीकरण जिस तरह साधने की कोशिश की गई है, अगले चुनाव में ये जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि पूरा जो है चुनाव जो है लोकसभा लड़ा जाएगा मोदी जी के चेहरे पर, तो अभी तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और आपने देखा होगा जब प्रदेश के चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़े गए तो केंद्र का चुनाव तो उनके चेहरे पर लड़ा ही जाएगा। तो ये लोग तो इनके एक तरह से चाहे जितनी भी गुटबाजी हो, हमको लगता है कि ये सारे जो बड़े बड़े धड़े हैं या जो सीनियर लीडर हैं मध्य प्रदेश में, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब उनके मन में टीस तो हो सकती है, लेकिन खुल के कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। गुंजन जी, जिस तरह से उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार वो ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव बस कुछ ही महीनों बाद आने वाला है, तो जो बड़े बड़े नेता जिनके नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे थे
उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो वो पूरी उस शक्ति के साथ, जिस शक्ति के साथ विधानसभा चुनाव वो लड़े हैं, क्योंकि एक उम्मीद थी शायद कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अब वो पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में नहीं जाएंगे, तो क्या इसका नेगेटिव असर भी हो सकता है, जिस तरह से शंका जाहिर कर रहे हैं आरबी उपाध्याय जी? गुंजन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुंजन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा। संजय शर्मा, यही सेम सवाल आपसे, क्या आपको लगता है जिस तरह की संभावना जताई जा रही है, ऐसी संभावना हो सकती है लोकसभा में? जी, मैं सवाल ये करता हूं कि कांग्रेस पर जाति राजनीति का आरोप लगाने वाली पार्टी स्वयं जाति संतुलन की बात कर रही है। ये सामने दिख रहा है, एक जगह एसटी का मुख्यमंत्री तो एक जगह ओबीसी का, तो डिप्टी सीएम जो जनरल है, एक तो एसटी से डिप्टी सीएम। मैं यहाँ पे इनको एक याद दिला दूं कि एक चूक हो गई शायद जाति संतुलन में, कि सबसे ज्यादा दलित एसटी की जो सीटें थी इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसमें से किसी को भी डिप्टी सीएम का मौका नहीं दिया। कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात उठाई, राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश से लेकर सभी पांचों राज्यों के चुनाव में भी आवाज उठाई थी कि जिसकी जितना जाति का जो संख्या है उस हिसाब से उसको अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जाति राजनीति नहीं करते और तमाम आरोप लगाए, परंतु चलना उसी पथ पर पड़ा, आना उसी राह पर पड़ा और उसी राह के निर्णय सामने दिख रहे हैं। रहा सवाल 2024 का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि ये जो भी जनादेश जो भी मिला है या जनता ने विश्वास करा है या तंत्र की मेहरबानी है, जो भी एक प्रक्रिया है, इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती 2024 की है। और 2024 के चुनाव और के बीच और इस बीच में जो मध्य प्रदेश के जो नवागत मुख्यमंत्री है महोदय हैं, इन्हें अब मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीत कर और मोदी जी को यहाँ पर सीट देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंधे पर जो दी गई है, वो एक कांटों का ताज मोहन यादव जी के सिर पे दिया गया है। तमाम सीनियर नेता, बड़े बड़े वरिष्ठ झाकड़ नेता जो कि हार तो पहना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अभी समाचार चैनलों पर चेहरों पे हंसी गायब है। यह जो हंसी गायब है, यही 2024 के परिणाम में सामने दिखेगी। कांग्रेस 2024 के तैयारी के लिए जुट चुकी है। कांग्रेस को पूरा विश्वास है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में कांग्रेस अपने पुराने प्रदर्शन से आगे बढ़ेगी, अच्छी सीटें जीतेगी। 50% से अधिक सीटें, 11 से 15 सीट जीतने का टारगेट मध्य प्रदेश से भी लोकसभा सीट का हमारी कांग्रेस पार्टी बना के चल रही है और जीतेगी भी, निश्चित जीतेगी। ये जो भी निर्णय या जो भी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर नए चेहरे देकर अपना जो सत्ता विरोधी माहौल है, जनता के बीच में जो आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी घोटालों का, कमिश्नरी व्यवस्था इंदौर में फेल है, कल ही पेपरों में छपा है, कितने प्रतिशत अपराध बढ़ चुके हैं। कमिश्नरी व्यवस्था 2 साल से लागू तो करी है परंतु संभल नहीं रही है। इंदौर आज अपराध की नगरी बनता चला जा रहा है और आज तो वहां पे पूरी सरकार ही, चाहे नगर निगम हो, चाहे सभी विधायक हो, सांसद हो और प्रदेश में सरकार में मंत्री भी। ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरह के अब आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भले अब खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री के नाम का फैसला भी होगा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। गुंजन चौकसी जी भी जुड़ गए। गुंजन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुंजन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी गुंजन जी, जिस तरह से हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को आप लोग, केंद्रीय जो मंत्री थे उनको लेकर आए विधानसभा चुनाव में, जो सांसद थे उनको आपने विधानसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो लोकसभा चुनाव अब यहाँ पर बड़ा टारगेट है, आप चाहेंगे सारी की सारी सीटें मध्य प्रदेश में आप जीत कर आए, लेकिन जिनको आप लोग ने बड़े बड़े नेताओं का आपने विधानसभा चुनाव उतारा, अब बड़ी जिम्मेदारी उनको क्या मिलेगी, ये तो इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अगर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो जिस ताकत के साथ वो विधानसभा चुनाव में उतरे थे, क्या उसी ताकत के साथ वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे? और जो सपना है आप लोग का कि यहां पर पिछले बार जो एक सीट छोटी थी, एक सीट हार गए थे, सारी की सारी सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे, वो बड़ा चैलेंज आपके लिए सामने होगा। देखिए, जिस प्रचंड बहुमत से हमने अभी सरकार बनाई है 163 सीट लेके, उसी तरह पूर्ण बहुमत से हम 2024 में भी सीटें सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि यहाँ पर जिसको जो दायित्व मिलता है वो उसे बखूबी निभाता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का एक ही विचार है, इसीलिए इसे भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति नहीं
विचारों की पार्टी कहा जाता है। यहाँ पे विचार महत्वपूर्ण है। हर एक कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है, चाहे वो वरिष्ठ मंत्री क्यों ना हो, चाहे वो केंद्र मंत्री हो, वो मध्य प्रदेश से हो या केंद्र से, सब अपने दायित्व को बखूबी निभाते हैं। यहाँ कोई भी लेकिन सत्तालोभी गुंजन जी नहीं, फिर ऐसे कोई बयान भी भी तो कुर्सी सामने आते हैं ना। लोभी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि भाई मैं बड़ा नेता हो गया, मैं क्या अब घर घर जाकर मैं वोट मांगूंगा क्या? तो इस तरह के बयान भी फिर सामने आते हैं जब इस तरह से बिल्कुल, चौंकाने बिल्कुल। वाले फैसले मैं सामने उसको आते हैं तो। ये इस तरीके के बयान और ये साबित करते हैं कि वो एज अ कार्यकर्ता उन्हें जो दायित्व दिया उसमें उन्होंने निभाया। और आप देखिए उसका फलस्वरूप की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। यही एक वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टी से विशेषता देती है, यही वो वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी द मोस्ट डिसिप्लिन पार्टी के नाम पे जानी जाती है। यही वो वजह है जो आपने सुना होगा, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। यही डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था आज तक, ये निरंतर इसी तरह आगे भी बनाते रहेंगे। यहाँ पे कुर्सी, सत्ता, इसका लोभी एक भी व्यक्ति नहीं है। सबको अपना दायित्व, आज हमें अपना दायित्व दिया जा रहा है, आज हम उसे निभा रहे हैं। जिसे जो जब जब दायित्व मिलेगा वो अपनी उस दायित्व को निभाएगा। कार्य प्रणाली के तहत, नीति रणनीति के तहत ही यहाँ सारे फैसले होते हैं। जो वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है वो सबको सर्वोपरि होता है और सबको ठीक है, मान्य मुझे लगता होता है आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा कि जिस रणनीति के तहत यहाँ पर अब मोहन यादव का नाम सामने आया है, डिप्टी सीएम बनाया गया, वो रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, अब सवाल देखिए यहाँ पर ये उठता है कि जो बाकी जो बड़े नेता है जिनको केंद्र से लेकर आए गए सांसद थे, अब उनका क्या होगा? अब उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारे जो एक नए चेहरे पूरे यहाँ पर सामने लाने की कोशिश की जा रही, चेहरे तो वही पुराने हैं लेकिन एक नई टीम बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि डिप्टी सीएम में भी राजेंद्र शुक्ल और जगदीश तेवड़ा है। देखिए, बिल्कुल नई टीम दिख रही है और नई टीम बनाई जाएगी। अब इसके सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये है कि हर कार्यकर्ता को ये उम्मीद जगेगी कि भाई मेरा भी नंबर आ सकता है। जैसे कांग्रेस में नाथ है तो किसी दूसरे का नंबर आ ही नहीं सकता। ये जो अशोक गहलोत है तो किसी दूसरे का नंबर नहीं आ सकता, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। तो उस तरह की कार्यप्रणाली पर रोक लगेगी और एक उम्मीद कार्यकर्ता को जगेगी कि भी हम भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कहीं ये जो दिग्गज नेता हैं, जो इनके गुट हैं, अगर ये सक्रिय नहीं हुए 2024 में, उस सक्रियता के साथ नजर नहीं आए तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। विधानसभा के बाद में लोकसभा की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों स्टेट जीतने के बाद में जब लोकसभा के चुनाव आए तो क्या तस्वीर थी वो हम सबने देखी है। तो अभी भी ये एश्योर्ड हो जाना कि जनता ने आशीर्वाद दिया है भरपूर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तो लोकसभा में भी वही आशीर्वाद बना रहेगा, ये इस बात की गारंटी नहीं होते। समय समय पर जनता भी आकलन करती है और उसका मूड बदलता है और हम उसको परिणाम में देखते हैं। जब परिणाम आते हैं तो पता चलता है कि जनता का मूड इतनी जल्दी कैसे बदल गया। जैसे कि पिछली बार देखा था, कांग्रेस को 3 राज्य मिले लेकिन लोकसभा में वो परफॉर्मेंस गायब थी। तो कहीं ये ना हो कि सोने पर सुहागा हो जाए। एक तरफ बड़े नेताओं को हमने दरकिनार किया, माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। अब 2024 में इसलिए मैं आपसे वही सवाल कर रहा था कि अब इनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, इन बड़े नेताओं को? देखिए, 2024 तक सबको साध के रखा जाएगा, कहीं ना कहीं एंगेज किया जाएगा। इन्हें इस तरीके से आवारा नहीं छोड़ा जाएगा कि ये जाएं और डैमेज करें और टांग खिंचाई करें। तो कहीं ना कहीं सबको एक उत्तरदायित्व देने की कोशिश होगी, जिससे कि ये लोग अपने काम में लगे रहें और मध्य प्रदेश की सरकार निर्बाध रूप से चलती रहे। जो मोहन यादव हैं उनके सामने दुश्वारियां खड़ी न हो और वो अपने निर्बाध रूप से काम कर सकें। तो ये कौशल के ऊपर निर्भर करेगा, जो पार्टी आला कमान है उसके कौशल के ऊपर। लेकिन पार्टी आला कमान जानता है कि 2024 से पहले किसी को नाराज नहीं करना, बिल्कुल सबको लगा के रखना। बिल्कुल बिल्कुल, नाराजगी की आपने बात की, बिल्कुल वाकई जी, बिल्कुल। मैं चैलेंज की भी बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। श्रीवास्तव सर, अब चैलेंज यहाँ पर क्या आपको लगता है, मोहन यादव के सामने चैलेंज क्या होगा? क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े बड़े नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने आज संबोधन में कहा, पहले संबोधन में, कि मुझे से छोटे से कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनके सामने वाकई जो बड़े बड़े कद के नेता हैं और अब ये सरकार के मुखिया हैं,
तो किस तरह की चुनौती होगी सत्ता और संगठन दोनों में? देखिए, संगठन के वो कार्यकर्ता थे और सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए जो है उनको इनसे कोई चुनौती मिलेगी। एक बार देखिए, सत्ता के शीर्ष पर जो पहुंच जाता है, जिसको इस तरह का सीएम जैसा पद मिल जाता है, तो सबको साधने की वैसे भी कोशिश करता है। कोई ऐसा नहीं कि लोगों को नाराज करने की कोशिश कर देंगे और मुख्यमंत्री बनते ही लोग नाराज हो जाएंगे उनसे, ऐसा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जो मध्य प्रदेश में एक तरह से मोहन यादव का चेहरा लाने के बाद ये जो बाकी नेता, बड़े नेता हैं, इनको निश्चित रूप से केंद्र सरकार या मोदी जी या अमित शाह जी ये एक तरह से लगा के रखेंगे कि ताकि जो है आने वाले समय में कोई डैमेज न कर सकें। हालांकि एक इनकी कल्चर भी है, जिस पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, हमको लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा मोहन यादव के लिए कि यहाँ पर 30 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और उसको जो है एक तरह से रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। पूरी जीतने की बात तो हम नहीं करते, क्योंकि ये जनता है, जनार्दन है, और वो तय करती है कि कितना जिताएं। लेकिन तीनों राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें अधिकांश, जैसे राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन 25 की 25 सीट भाजपा के पास चली गई। मध्य प्रदेश में ही देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कोई बहुत ज़्यादा, जो लगभग 9 सीटें उनके पास थी। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में इन सबको साधना जो है केंद्रीय नेतृत्व की मजबूरी भी है कि ताकि हम इतनी सीटों पर ये करें। अगर मान लीजिए इसमें से 25% सीटें भी अगर कांग्रेस के पास चली जाती हैं तो एक जो बड़ा डेंट तो लगता है। अब सवाल ये है कि इन लोगों को कहाँ पर लगाएंगे, किस तरह से इनका उपयोग करेंगे। और दूसरी बात है कि आने वाली लोकसभा चुनाव के बारे में आप देखिए कि उस समय के सिनेरियो क्या होगा, उस समय किसके पास, किस दल के पास कितनी सीटें आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से जो नाम आया है डॉक्टर मोहन यादव जी का, एक तरह से वो कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता एक सक्रिय कार्यकर्ता, दूसरे संघ से जुड़े हुए हैं, छात्र राजनीति में रहे हैं, उनको कुशल एक तरह से संगठनकर्ता के रूप में भी जाना जा सकता है, और शायद इस बात को जानता होगा इनका जो है केंद्रीय नेतृत्व। तो अब उनको जो जिम्मेदारी दी, हमको लगता है आने वाले समय में, अभी फिलहाल 2024 तक उनको कोई परेशानी नहीं होगी। चुनौतियां ये होंगी कि जो पिछली सरकार ने घोषणा की, जो योजनाएं हैं, खास करके लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें लगभग 3000 तक देने का वादा भी किया गया है, इनको किस तरह से आगे बढ़ाएगी सरकार, चूंकि ये डबल इंजन सरकार है और हो सकता है सारे वादे पूरे करने की कोशिश करें। वाकई ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो जो वादे किए हैं सरकार ने, भले ही शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है क्योंकि उस वक्त, लेकिन अब मुख्यमंत्री यहाँ पर बदल गए हैं, अब मोहन यादव है, लेकिन सरकार तो वही है, पार्टी तो वही है, इसलिए इस वादे को पूरा करना जरूरी होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, क्योंकि हमारा समय भी यहाँ पर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब MP में मोहन सरकार, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत दिनों से हर कोई इंतजार कर रहा था कि मध्य प्रदेश में कौन वो मुख्यमंत्री होगा, कौन वो चेहरा होगा। अब मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर चुनौतियां भी बहुत हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव है। देखना होगा जो घोषणाएं की हैं, जो वादे किए हैं, किस तरह से पूरे होते हैं, और किस तरह से यहाँ पर जो जिम्मेदारी मोहन यादव अपनी पूरी करते हैं। और इस पर भी नजर होगी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, और कैबिनेट में कौन कौन होगा, और जो बड़े नेता है जिनको केंद्र से लेकर यहाँ पर लाया गया था, जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है या दी जाएगी उनको, इस पर भी नजर होगी सभी की। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।